आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी 2024 री एग्जाम के लिए लगातार समान हिंदी चल रहा है पिछले सप्ताह से। आज उसमें पांचवा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये भी 10 नंबर का और 10 प्रश्न आता है। सभी 6 टॉपिक समान रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी भी पार्ट को इग्नोर करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो उसके साथ साथ आप लोगों के लिए मैंने बताया था कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत से किताबों के बोझ से मुक्ति दिलाने वाला एक मैंने अपना नोट्स तैयार किया है स्पेशली आप ही लोगों के लिए। और इसमें सभी 6 टॉपिक जो समीक्षा अधिकारी के हैं और जो प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ आपके मुख्य परीक्षा में भी काम आने वाले हैं, सब समाहित है इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे प्रमुख पुस्तकों और प्रमाणिक पुस्तकों, मानक पुस्तकों का भी इसमें संकलन दिया हुआ है। कहीं भी आपको इधर उधर बहुत किताबों के बोझ से मुक्ति पाना चाहते हैं, जल्दी और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो हिंदी अड्डा द्वारा प्रस्तुत इस नोट्स को आप ले सकते हैं। बिल्कुल एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह है, कोई भी वार आपका खाली नहीं जाएगा, बशर्ते आपको अच्छे ढंग से एक बार नहीं, एक बार तो पढ़ना ही है, इसे बार बार पढ़ना है परीक्षा तक। ठीक है, तो चलिए आज इसी पर हम लोग देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आपके लिए मैं क्या लेकर के आया हूँ। ठीक है, 100% सफलता दिलाने की बात है, मैंने पहले ही बोल रखा है। यदि आपने व्याकरण समेत समझते हुए अच्छे से कर लिया तो बहुत बड़ी बात नहीं है, सफलता तो 100% मिलनी ही है। बात करें स्कोर टारगेट की, 60 में 60 तो मैं लेके ही चल रहा हूँ। पिछली बार हमारे क्लास से जितने भी लोग पढ़े थे सबका 56, 57, 58 तक स्कोर गया था, और 55, 56 तो डायरेक्ट मेरे ही क्लास से आए हुए थे। फिर सभी 6 टॉपिक का इसमें बेहतरीन कलेक्शन होगा। 5 टॉपिक दिखा चुके हैं, सॉरी 4 टॉपिक हो चुका है, पांचवा दिखा रहे हैं, कल छठा दिखा देंगे। प्रत्येक टॉपिक का सरलतम व्याकरण इसमें दिया गया है। मतलब जिस टॉपिक से आपको बहुत डर लग रहा है उसे व्याकरण के माध्यम से मैंने इतना सरल बना दिया है कि आप हंसते खेलते उस चीज को सीख सकते हैं। प्रत्येक टॉपिक के विशाल शब्द भंडार हैं, मुझे नहीं लगता है 2000 से नीचे किसी भी टॉपिक का जो है शब्द ज्ञान भंडार आपको मिलने वाला है। मतलब कि पर्याप्त है, इससे बाहर न के बराबर, बिल्कुल नगद 0.001% भी मान करके चलिए बाहर चला जाए तो बड़ी बात है। सभी प्रमाणिक व मानक पुस्तकों का संग्रह मैंने बार बार बताया है। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता क्या है। सबसे पहले यही जानना जरूरी है, होता क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, इसे हम लोग पढ़ते ही क्यों हैं, क्या जरूरत है। हमको समीक्षा अधिकारी बनना है, पीसीएस बनना है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की क्या आवश्यकता है भी। लेकिन है आवश्यकता हर चीज की है, तभी जो है हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका मतलब क्या होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अर्थात गागर में सागर भरना। समझ ही गए होंगे, गागर में, गागर मतलब आप समझ रहे हो, गागर किसको कहते हैं जी। गागर तो सभी लोग समझ रहे होंगे, इसमें ठंडा पानी पड़ भर के पीते हो, घड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अर्थात गागर में सागर भरना है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द के माध्यम से कम शब्दों में अधिक बात कहने का प्रयास होता है, जिससे किसी वक्ता द्वारा कही या बोली गई बात सा, सामसिक होना चाहिए। चलिए इसको सही कर देंगे, सामसिक एक खड़ी पाई हो जाएगा, सामसिक रूप से संक्षिप्त और सारगर्भिक रूप से अधिक प्रभाव उत्पादक हो जाती है। वहीं श्रोता जो सुनने वाला होता है भी भाषा के इस सटीक कलात्मकता से प्रभावित, अभिभूत व चमत्कृत होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि सुमित बहुत आगे की बात सोचता है, तो यहाँ शब्द भी ज्यादा लग रहा है, समय भी ज्यादा लग रहा है। किंतु यदि वह ये कह दे कि सुमित अग्र सोची है, तो देखिए यहाँ पर शब्द भी कम हो गया और आपका समय का बचत भी हो गया, साथ ही साथ भाषा भी चमत्कृत और अधिक प्रभावी तथा सटीक हो जाएगी। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द रखने की भावना और परंपरा काफी पुरानी है। गंभीर विषयों का प्रतिपादन संक्षिप्त रूप से सूत्र शैली में प्राचीन काल से होता आया है। संधि और समास को व्याकरण में स्थान इसी कारण से मिला हुआ है।
आधुनिक युग में भी संक्षिप्त भाषा का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। कम से कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त करना और प्रदान करना चाहते हैं, जिसमें अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग इस आकांक्षा की पूर्ति में काफी सहायक सिद्ध होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द न केवल संक्षिप्त भाषा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जो आपके पेपर में गद्यांश सारांश लिखने के लिए दिया जाता है, उसमें भी ये लिखने की कला विकसित करने में आपका सहयोग कर सकता है। नोट में क्या है, हिंदी में अनेक शब्दों के स्थान पर जो एक शब्द का प्रयोग होता है वह प्रायः प्रायः यानी 90% 99% कहाँ से लिया जाता है? संस्कृत शब्द से। ठीक है, संस्कृत से। अनेक शब्दों के शब्द भंडार की बात करें, नोट्स 300 प्लस होने जा रहे हैं। जो इस नोट्स को पसंद कर चुके हैं, जिनको समझ में आ चुकी है, वो ले चुके हैं, मतलब नाम अपना लिखवा चुके हैं, मंगलवार को उनको सेंड कर दिया जाएगा। यदि आपको भी पसंद हो तो निसंकोच इस नंबर पर आप मैसेज प्राप्त करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। फीस मैंने कोई नहीं रखा है बैच का, लेकिन इस नोट्स का मैंने थोड़ा रखा है क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगा है और इसे किताब का रूप भी मुझे देना है जल्द से जल्द, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका चार्ज रख दिया है। ठीक है, इसी का लोग हजारों हजारों ले रहे हैं फीस, मैं तो 150-200 रुपए में ही आपको पीडीएफ दे दे रहा हूँ। तो चलिए इस नोट्स को देखिए, मैंने ऐसे तैयार किया है जिसे आपको पढ़ना नहीं है, ये नोट्स आपको खुद पढ़ाने वाला है। यहाँ पर देखिए, जहाँ पे अल्फाबेटिक चीजों की जरूरत थी वहां पर मैंने अल्फाबेटिक किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने अल्फाबेट के नियमों का पालन नहीं किया है, अर्थात अ आ इ ई या क ख ग ऐसे सीरियल से देने वाला काम इसमें नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि इसमें करना असंभव था और उससे कोई फायदा नहीं है। मैंने क्या किया है, मिलते जुलते सारी चीजों को एक साथ रखने की कोशिश किया है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, जो चक्र धारण करता है क्या कहा जाता है? चक्रधर। जिनके हाथ यानी पाड़े में चक्र हो चक्रपाणी, जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाणी, जिसके हाथ में हो शूल हो शूलपाणी हो गया। चंद्रमा या चंद्र से संबंधित देखिए, यहाँ पे पूरा एक जगह पे लिस्ट बना दिया। तो क्या होता है इससे, अलग अलग आपको भटकना नहीं पड़ेगा, एक साथ सारी चीजें मिल जाएंगी और आपके प्रश्न गलत नहीं होने होंगे। जैसे जो चंद्र धारण करता है उसे क्या कहा जाता है? चंद्रधारी कहा जाता है। जिसके चूड़ा अर्थात बालों में चंद्रमा हो उसे क्या कहा जाता है? चंद्रचूड़। किसके बालों में चंद्रमा है? भोलेनाथ के है, आपने देखा होगा। चंद्रमा के समान मुख वाला को क्या कहेंगे? चंद्र वदन कहेंगे। जिसके 10 आनन है उसको क्या कहेंगे? आनन दशानन कहेंगे। जिसके शेखर पर चंद्र हो, कौन है? चंद्रशेखर अर्थात भोलेनाथ शिव। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहा जाता है? चंद्रमौली। जिसकी 4 भुजाएं हो उसे क्या कहा जाता है? चतुर्भुज। ऐसे मिलते जुलते सारे शब्द एक साथ हो गए। अब यहाँ पर देखिए कितना व्यवस्थित तरीके से, जिसका ज्ञान इंद्रियों से हो, इंद्रियों से संबंधित सारा कलेक्शन एक साथ कर दिया गया है। आपको गोचर के लिए ग के अल्फाबेटिक में नहीं जाना होगा, अगोचर के लिए अ वाले में नहीं जाना होगा, अतेंद्री के लिए या जितेंद्री के लिए ज में नहीं जाना होगा, ई के लिए ई नहीं ढूंढना होगा, अलग पेज पे जाना होगा, अ के लिए भी नहीं भटकना होगा। सब कुछ मिलते जुलते सारे शब्द एक साथ कर दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे अल्फाबेटिक तरीके से नहीं किया गया है। और दूसरी बात, जैसे ही आप इस किताब को पढ़ेंगे, इस इन सारे वाक्यों को पढ़ेंगे आप, उसके बाद कुछ ऐसी चीजें आपको मिलेंगी, लगेगा अरे यार ये तो थोड़ा सा बोर कर रहा, ज्यादा हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप ऐसा महसूस करेंगे, नेक्स्ट अगला पैरा आपको दिखेगा इंटरेस्टिंग वाला, तो आपका फिर से इंटरेस्ट बढ़ जाएगा पढ़ने का। इस प्रकार से 30-40 पेज में जो ये नोट्स है इसको पढ़ लिए तो 99% आपका यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जिसका ज्ञान इंद्रियों से हो उसे गोचर कहा जाता है, जिसका ज्ञान इंद्रियों से न हो अगोचर कहा जाता है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सकता हो अतीन्द्रिय। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो जितेंद्रिय। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिया निग्रह। जो इंद्रियों की पहुंच के बाहर हो इंद्रियातीत। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक। इंद्रजाल करने वाला ऐन्द्रजालिक। जो इंद्रियों को अपने बस में कर ले इंद्रिया निग्रहवान। इंद्रियों को बस में रखने वाला
इंद्रिय जीत। ठीक है, मजेदार है ना। स्वेद, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, जिसका जन्म न हुआ हो अजन्मा, एक से अधिक माताओं से पैदा हुआ भाई कहे, या कहे वह भाई जो अन्य माता से पैदा हुआ है। दोनों का उत्तर क्या होगा? अन्योदर। समान, एक ही उदर से जन्म लेने वाले को क्या कहा जाएगा? सहोदर। जिसके पेट में माँ ने रस्सी अर्थात दाम बांध दी हो, उसे क्या कहा जाएगा? दामोदर। देखिए, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं और एक साथ मैंने कर दिया। न तो आपको अल्फाबेटिक में अ में ढूंढने की जरूरत है, न स में जाने की जरूरत है, न द में। आपको मिलते जुलते सारे शब्द एक जगह पर मिल गए। हो गया ना आसान। तो ये पुस्तक आपको पढ़ा रही, ठीक है। इसलिए इस तरीके से, बेहतरीन तरीके से मैंने जो समस्याएं झेला है या सामना किया है, या महसूस करता हूं कि आपके साथ ये समस्याएं हैं और कैसे आप गलतियां करते हैं, उन सब चीजों को से अनुभव लेते हुए मैंने इस नोट्स को तैयार किया है। बहुत लोग पता नहीं क्यों इतना सोचते हैं, कुछ चीजों में इतना सोचते हैं कि 4-5 साल तो सोचते सोचते निकाल देते हैं, तब पता चलता है कि अरे वो तो मैंने गलती कर दिया, मुझे ये 5 साल पहले ही करना चाहिए। तो ऐसा मत करिए। पढ़ाई लिखाई करिए। पढ़ाई लिखाई पीछे छोटी बहुत छोटी मोटी बातों को ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग 100-150 के लिए क्यों सोच रहे हो भाई? और सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो अंत्यज, नीच जात का व्यक्ति अंतावसायी, जन्म लेते ही मर जाना क्या होता है? आदंडपात। जो जन्म से अंधा है उसे कहा जाता है जन्मांध। जो सरों तालाब में जन्मता है उससे क्या कहा जाता है? सरसीज। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्य प्रसूत। जो अवैध संतान हो जारज। जो वैध हो यानी अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न हो उसे क्या कहा जाता है? औरस। जिसे गोद लिया जाता है उसे कहा जाता है तत्त। जो जरायु यानी गर्भ की थैली से जन्मता है उसे क्या कहा जाता है? जरायुज। जन्म लेना और मरना आवागमन, दो या अधिक भिन्न तत्वों या जातियों के संसर्ग से उत्पन्न को क्या कहा जाता है? संकर। जो नया न हो अनूतन। जो नया आया हुआ है अनूतन। अच्छा, जो नया आया हुआ है नवागंतुक। जो भू धारण करे उसे क्या कहा जाता है? भूमिज। जो पृथ्वी धारण करे हरिधर। जो पृथ्वी से संबंध है पार्थिव। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। ठीक है। जैसे देखिए, जो आंखों के सामने हो इसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। जो आंखों के परे हो अप्रत्यक्ष या परोक्ष। तो ऐसे बहुत से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो यही सब इसका, जैसे हम लोग अब कहें जो आंखों के सामने हो, उससे अच्छा है हम बोल देते हैं क्या? प्रत्यक्ष। इससे क्या है? समय की भी बचत हुई, शब्द का भी कमी हुआ, और भाषा भी, भाषा का सौंदर्य भी बढ़ जाता है। ठीक है। इस प्रकार से देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से, जैसे नायिका के ऊपर है, जिसके नयन सुंदर हो उसको क्या कहा जाएगा? जिसके लोचन सुंदर हो। मीन की तरह सुंदर आंखों वाली मीनाक्षी। मृग के समान आंखों वाली को नायिका क्या कहा जाएगा? मृग नयनी। चंचल आंखों वाली लोलाक्षिका। सुनहली आंखों वाली सोनाक्षी। सोनाक्षी सिन्हा को आप देखे होंगे। अब उनकी आंखें सुनहली हैं या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं सोनाक्षी इसको कहते हैं। सुनहली सुनहली आंखों वाली नायिका को। जिसकी सैकड़ों आंखें हों उसे क्या कहा जाएगा? सप्ताक्षी कहा जाता है। ठीक है। कमल जैसी नायिका के लिए आयत लोचना भी होता है। आयत लोचना विकल्प नहीं है तो कमल नयनी कह सकते हैं। आंखों द्वारा प्राप्त ज्ञान क्या होता है? चक्षु ज्ञान होता है कि चक्षु ज्ञान होता है, इसका ध्यान रखना होगा। जो आंखों से सुनता हो उसके लिए श्रवण चक्षु होता है। ज्ञान नेत्र से देखने वाले को दिव्य चक्षु कहा जाता है। जिसने सुन सुनकर ज्ञान प्राप्त किया उसे बहुश्रुत कहा जाता है। ठीक है। इस प्रकार बहुत ही बेहतरीन तरीके का आपको कलेक्शन दिख रहा होगा, और ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। कहीं न कहीं आपको पूछे हुए भी मिल जाएंगे, और बहुत से ऐसे अनेक शब्द मिलेंगे आपको जो लगेगा कि मैं पहली बार देख और सुन रहा हूँ, अर्थात नए भी मिलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। अतीत की बात करें, देख रहे हैं अतीत से संबंधित पूरा का पूरा यहाँ पर एक साथ दे दिया गया है। अब आपको मैंने कहीं नहीं भटकाया है कि आप इधर उधर भटकिए। ठीक है। जैसे जिसके आने की तिथि न हो क्या कहा जाता है? अतिथि। अतिथि की सेवा सत्कार करने वाले को क्या कहा जाता है? आतिथ्य।
वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो, आतिथेयी या अतिथेय, जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे क्या कहा जाता है? आगंतुक। जैसे गांव वगैरह में होता है तो अपना खेत देखने निकले, दूसरे के दरवाजे पहुंच गए हाल चाल लेने के लिए, तो ऐसे लोगों को ही आगंतुक कहा जाता है। जो अचानक से इधर उधर घूमता फिरता आ जाए, हमेशा जो घूमता रहता है उसे यायावर कहा जाता है। आगे बढ़कर अभ्यर्थना करना, जैसे उसे क्या कहते हैं? आगवानी यानी स्वागत करना। जो प्रणाम करने योग्य है उसे क्या कहते हैं? प्रणम्य। हाथ जोड़कर प्रणाम करने की मुद्रा अंजलिबद्ध। हाथ जोड़ करके आप प्रणाम करते हैं ना, उसी को अंजलिबद्ध भी कहा जाता है। देखिए, जो मुकदमा दायर करे उसके लिए सब एक साथ दे दिया गया। इतना बेहतरीन कलेक्शन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। झूठी कल्पना में जी रहे हैं या इतना ज्यादा दिमाग चला रहे हैं तो बात अलग है। अर्थात जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनको एक नजर में चीजें, अच्छी चीजें समझ में आ जाती हैं। बाकी तो लोग भागते हैं, आजकल भागने का जमाना है। भागिए, भागते भागते जब थक जाइएगा तो मेरे पास आइएगा, मैं आपको एक सूत्र दूंगा और वो सूत्र होगा सफलता का। ठीक है, देर से ही सही लेकिन आइएगा जरूर। देखिए, बढ़ा चढ़ा कर कहना, एक बार कही बात को दोहराते रहना, ये सब चीजें एक साथ आपको मिल जा रही हैं। कहीं इधर उधर भटकना नहीं है। आराम से पढ़िए और मुस्कुरा के करके आइए। ठीक है, 60 में 60 स्कोर मैं यही चाहता हूँ। पूरब और पश्चिम दिशाओं के मध्य कोण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण, दक्षिण और पूर्व दिशाओं क्या कहा जाता है, सब कुछ देखिए बकायदे यहाँ पर दे रखा है। कितना बेहतरीन कलेक्शन है। इतना बेहतरीन कलेक्शन एक साथ आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि किताबों में आप ढूंढेंगे तो ईशान वाला ई में मिलेगा अल्फाबेटिक तरीके से, व में जाएंगे तब ए वाला मिलेगा, न में जाएंगे तो ए वाला मिलेगा, आ में जाएंगे तो ए वाला। मैंने आपको एक साथ दे दिया कि लगे हाथ मिलते जुलते चीजों को यार एक साथ तैयार कर लो, काहे इधर उधर भटक रहे हो, है ना। कमल, किस तरह के कमल होते हैं? नीला कमल को क्या कहा जाता है? लाल कमल को क्या कहा जाता है? श्याम कमल को क्या कहा जाता है? ये सब चीजें मैंने दे दिया। जैसे नीले रंग का कमल इंदिवर मिलता है, तो कभी कभी इसके लिए भी, श्याम कमल के लिए भी इंदिवर शब्द मिलता है। ये गलत मत सोचिएगा। ये इसलिए दो जगह है क्योंकि किसी किसी किताब में श्याम कमल को भी इंदिवर कहा जाता है और नीले कमल को भी इंदिवर कहा जाता है। बाकी नीलोत्पल तो कहा ही जाता है। ठीक है, अर्थात नीलोत्पल, इंदिवर, नीलकमल जो भी रहे, नीले कमल के लिए आप उसका चयन कर सकते हैं। एक साथ दो तीन तो रहेगा नहीं। ठीक है, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न के लिए बहुत ज्यादा हिसाब किताब अगर जोड़े तो लोग जो है शत्रुघ्न जानते हैं, या शत्रुओं का हत करने वाला आ गया तो बहुत दिमाग लगाएंगे तो शत्रुहंता कर लेंगे, इसमें आकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अजात शत्रु चलो बहुत बार पूछा गया, सैकड़ों बार पूछा है, आसान हो गया। लेकिन अभी मैंने क्विज कराया था टेलीग्राम पर, इसमें लोगों ने गलतियां कर दिया था। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने एक साथ दे दिया है ताकि आप क्विज में तो गलती करें लेकिन एग्जाम में गलती न करें, क्योंकि एक एक नंबर का मार है। ठीक है, इस प्रकार से सारी चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से दी गई हैं। ये बहुत कम पेज देख रहे हैं, इसमें तो मात्र 15 पेज है, 15 पेज है जी। और ये लगभग 35-37 पेज में है। सोचो, आपकी 35-37। ठीक है, तो इसमें तो मैंने डेमो दिखाया है, और ये इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि भाई इतना समय नहीं है नोट्स के पीछे। नोट्स में मैंने इतना समय लगाया, इतना समय लगाया है कि पूछिए मत। तो यहाँ पढ़ा क्यों रहे हैं सब, ये तो आपको दिखा रहे हैं कि इतनी अच्छी चीज है, आप लोग इसका लाभ उठाइए। ठीक है, बाकी पढ़ाने के लिए, पढ़ाने का सामग्री की कमी नहीं है, मैं टेस्ट कराता रहूंगा। जिसके पास बहुत ज्यादा अभाव है, हालांकि 150-200 रुपया ये सब मजाक करने की बातें हैं आज के समय में, है ना। उससे ज्यादा आप जो है रिचार्ज के पीछे, डाटा के पीछे पैसा खर्चा कर देते हैं, तो ये सब कहने की बातें हैं कि 150-200 रुपया किसी के पास नहीं है, ये सब गलत बात है। फिलहाल फिर भी कोई बात नहीं, मैं अपवाद छोड़ करके अपवाद को भी मान लेता हूं, अगर कुछ है तो उनके लिए तो मैं निरंतर करता रहता हूं और करूंगा भी। आप वहां से भी पढ़ते रहिए, कोई समस्या नहीं है। बशर्ते इस नोट्स को मैं डेमो के रूप में दिखा रहा हूं, आप लीजिए। प्रिंट आउट अगर सस्ता निकल रहा हो आपके एरिया में, जैसे इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली रहने वालों को 50 पैसे प्रति पेज के हिसाब से निकाल देता है, 50 पैसे, तो आराम से प्रिंट आउट निकाल करके पढ़ सकते हैं।
जहाँ बहुत महंगा है, अभाव है, वो पीडीएफ से भी पढ़ सकता है। मोबाइल में 4 घंटा रील देख सकते हैं, तो दो एक घंटे इसे क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जो स्त्री विद्वान है उसे क्या कहते हैं? जो स्त्री बहुत पढ़ी लिखी है उसे क्या कहते हैं? जो स्त्री कविता लिखती है उसे क्या कहते हैं? या जो ज्ञान देती है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सब कुछ इकट्ठे दे दिया गया है, कहीं नहीं भटकना है। उसी तरह बचपन और जवानी के बीच का समय, 1 से 10 वर्ष तक की लड़की, 12 से 16 वर्ष की आयु कन्या, 14 से 16 वर्ष की, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर दे दिया गया। 40 से अधिक उम्र की अविवाहित नायिका, जैसे सुश्री मायावती आपने सुना होगा, सुश्री कहा जाता है जब 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिला कोई होती है या नायिका होती है, उसके नाम के आगे सुश्री लगाते हैं। जैसे मायावती जी को कहा जाता है सुश्री मायावती, सुश्री कुमारी बहन मायावती जो भी है, तो सुश्री उसी को कहा जाता है। ठीक है। वह नायिका जिसका पति परदेश गया हो, जिसका पति परदेश से वापस आ गया हो, ये सब बहुत बार बराबर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो सब कुछ देखिए यहाँ पर एक साथ दिया गया है। ठीक है। कुछ चीजें आपको नए नए मिलेंगे, इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे, जैसे ही जो है उसको पढ़ेंगे, कुछ चीजें हो सकता है सिंगल सिंगल वाला मिले तो उसको पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे, पहुंचेंगे तब तक फिर जो है इंटरेस्टिंग चीजें आ जाएगा। जैसे यहाँ पे निर्मम, मर्माहत, निर्दय, निर्मल, निर्मूल क्या होता है, निर्मूल क्या होता है, मर्मज्ञ क्या होता है, बकायदे पूरा एकदम बढ़िया से दिया गया है। इस नोट्स को इस नंबर पे मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। जिसका मन उदार हो उसे क्या कहते हैं? उदार मना। जिसका मन महान हो उसे क्या कहेंगे? महामना। जिसका हृदय उदार हो उसको हो उदार हृदय। अपने को पंडित मानने वाला पंडित मन। पंडितों में पंडित को क्या कहेंगे? पंडितरा। ठीक है। तो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, कितना बढ़िया से दिया गया है सब कुछ व्यवस्थित। जिसके बारे में सोचा या कल्पना न, ये तो अलग हो गया। दुर्विसाध्य, सुना ही नहीं होगा। बुरा स्वभाव या टेव वाला, या जिसमें खराब आदतें हो उसे क्या कहा जाता है? दुर्व्यसनी। बुरे आशय या उद्देश्य वाले को क्या कहा जाता है? दुराशय। अनुचित बात के लिए आग्रह करना, दुराग्रह। मुश्किल से जो जिसे खाना मुश्किल हो उसे क्या कहा जाता है? दुर्भक्ष। जिसे पार कटना कठिन हो उसे दुस्तर। ठंडा और गर्म को क्या कहते हैं? शीतोष्ण। समान रूप से ठंडा और गर्म अलग हो जाएगा उसे क्या कहेंगे? समशीतोष्ण। ठीक है। अजात शत्रु, अजात शत्रु नहीं, अजान बाहु वाला है। घुटने तक बाह वाला अजान बाहु बहुत बार पूछा गया है, लोगों को रट गया है। कोई कठिन नहीं, बहुत ही आसान है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा नीचे नजर मारिएगा, अगर थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा तो कह देगा जिसकी बाहें लंबी हो। अजान बाहु विकल्प में देगा नहीं, तब क्या करेंगे? जिसकी बाहें अधिक लंबी हो कर देगा, और विकल्प में अजान बाहु नहीं रहेगा, तब क्या करेंगे? और जिसकी भुजाएं बड़ी हो पूछ देगा, अजान बाहु रहेगा भी, तो आप क्या करेंगे? ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे दीर्घ बाहु, प्रलंब बाहु, महाबाहु कितने तरीके का है। घाटियों के बीच की भूमि क्या होता है, पर्वत के ऊपर की भूमि क्या है, नीचे की भूमि क्या है, ये सब बकायदे दिया गया है। जीवन चरित्र की बात करें, दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को क्या कहते हैं? जीवनी। स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र क्या कहते हैं? संस्मरण। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य क्या कहलाता है? खंड काव्य। वही संपूर्ण जीवन का सर्गबद्ध काव्य को क्या कहते हैं? महाकाव्य। तो देख रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब कुछ दिया हुआ है। आंसू कवि बहुत बार पूछा गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। ऋण जिसने लिया हो, जिसने दिया हो, है ना, सब कुछ देखिए कितने व्यवस्थित तरीके से दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर इस नोट्स को प्राप्त करिए और इसका लाभ उठाइए। फिर नहीं तो चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर पछताने से कोई फायदा नहीं। जो कुछ समय के लिए नियुक्त हो, जो आधी अवधि तक काम करता हो, अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योगदान करना, क्या कहते हैं? जिसे वेतन न मिलता हो, बहुत ही आसान है, वैतनिक। जिसे कम वेतन मिलता हो, ध्यान रखिएगा, अल्प वेतन भोग। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, या जो एक स्थान से दूसरे स्थान को किया गया हो, उसे क्या कहते हैं? स्थानापन्न और स्थानांतरित, जरा सा अंतर है, तब ध्यान नहीं देंगे तो प्रश्न गलत हो सकता है। ठीक है। कृपण, कंजूस, इन सब क्या है?
ये सब देखिए बाकायदे बहुत ढंग से दिया गया है। कठिनाई से पैसे निकालने वाले को कृपण और कंजूस कहते हैं। कम खर्च करने वाला या जो जरा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी। व्यर्थ जो खर्च करता है उसे कहते हैं अपव्ययी। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला क्या होता है? फिजूल खर्च। जो छाती के बल चलता है, पेट के बल चलने वाला, जो आकाश यानी नभ में चलता हो उसे क्या चर? उदर चर और उरग चर तो बहुत आसान है। जो आकाश यानी नभ में चलता है, ध्यान रखिएगा, उसे खेचर कहा जाता है। यहीं पे कह देगा जो आकाश या नभ में उड़ता है तो ध्यान रखिएगा वहां खग हो जाएगा। आकाश में जब विचरण शब्द का इस्तेमाल कर देगा तब नभचर हो जाएगा। भूमि पर जो चलता है उसे भूचर कहा जाता है। 100 वर्षों का समूह तो शताब्दी, लेकिन 1000 वर्षों का समूह क्या होता है? जो मृत के समूह समीप हो या मृत के मुख में आने वाला हो, जो मृत जिसका हो गया हो, मनुष्य की साधारण मृत्यु को क्या कहते हैं? ये सब चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से 6 मुंहों वाला, 6 6 महीने पर होने वाला, जो 6 माह में एक बार हो, इन सबको क्या कहते हैं? किसी संस्था या व्यक्ति के 25 वर्ष पूरे होने पर जो समारोह आयोजित किया जाता है, हर्षोल्लास मनाते हैं लोग, उसे क्या कहा जाता है? 25 वर्ष वाले को रजत जयंती कहा जाता है। जब 50 वर्ष पे कोई चीज किसी व्यक्ति का जो है या संस्था का उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जाता है पूरा होने में, तो 50 वर्ष को ध्यान रखिएगा स्वर्ण जयंती कहते हैं। 60 वर्ष पूरे होने पर या करने पर के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले उत्सव को हीरक जयंती कहते हैं। वहीं किसी संस्था या व्यक्ति के 100 वर्ष पूरे होने या करने के उपलक्ष्य में जो उत्सव मनाया जाता है उसे शताब्दी कहते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब कुछ दे दिए। जुड़वा भाई को यमल कहते हैं, अगर बहन पूछे तो यमला हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं आप लोग। इस प्रकार से इसमें मात्र आपको 15 पेज के आसपास देखने को मिला है और ये लगभग है 35 से 37 पेज पर। तो इसमें बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा मौका आप खो देंगे समीक्षा अधिकारी के लिए। इतना व्यवस्थित तरीके से नोट्स चैलेंज के साथ कहते हैं, इतना व्यवस्थित नोट्स आपको पूरे मार्केट में, पूरे भारत में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इसे लेकर के लाभ उठाइए। वह देखिए छूट गया, व्यवस्थित ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, व्यवस्थित, व्यवस्थित ये गलत है, ये शुद्ध है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 250-300 लोगों को समझ में आ चुका है। आपको कब समझ में आता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इस नोट से आपको बहुत सहायता मिलने वाली है। बिल्कुल एकदम हिंदी का एक ऐसा अस्त्र जो सभी प्रश्नों को कर देगा पस्त, ये मैं ही कह रहा हूँ। आपको ये आभास होगा कब? जब आप पेपर दे के आएंगे तब। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।